आप सबका स्वागत है हिस्ट्री अनर्थ के एक नए वीडियो लेक्चर में। सो नाउ हमारा आज का जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है शामनिक रिलीजन, हेटेरोडॉक्स सेक्ट, ऑब्वियसली द जैनिज्म। वेल, जिस पॉइंट की मुझे बात करनी है फॉर दैट पर्टिकुलर पॉइंट डेफिनेटली मुझे इन आफ्टर इंडस वैली वैदिक पीरियड को समझना ज़रूरी है। वैदिक पीरियड के साथ साथ हमें महाजनपदिक पीरियड को समझना ज़रूरी है। किस तरीके से एक शिफ्ट हो रहा था हमारे पूरे सोसाइटल पैटर्न पे विथ रिस्पेक्ट टू, आई वुड से, societal construct from the very perspective of the previous, I would say, Indus Valley civilization। फिर किस तरीके से उसका एक डिक्लाइन हुआ, फिर किस तरीके से एक नया सेटअप होना शुरू होता है सोसाइटल पैटर्न में, जहाँ पे ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर धीरे 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 करके एक डोमिनेंट रोल प्ले करना शुरू करता है। एंड किस तरीके से वो जो एक ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी होती है वो किस तरीके से सोसाइटी में एक फ्लक्स, एक आई वुड से कन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। क्योंकि वो सोसाइटी बहुत हद तक पार्टीशनड होती है, डिफ्रेंशिएटेड होती है, इनइक्वल होती है, both in terms of I would say social status, in terms of wealth, in terms of from all major perspective। ठीक है। एंड सबसे मेजर कन्फ्लिक्ट जो देखने मिलता है डेफिनेटली हमें क्षत्रिय और ब्राह्मण्स के बीच में, वैश्यास और ब्राह्मण्स के बीच में देखने मिलता है। और शूद्रास को ऐसे भी वो ज़्यादा वैल्यू नहीं करते थे। सो मेजर कन्फ्लिक्ट जो भी रहा है वो द्विजास के बीच में रहा है, द डुअल बॉन्ड्स। ठीक है। नौ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है जिसके बारे में मैं आपको सब्सिक्वेंट लेक्चर से बताऊंगा, बट ये हेटेरोडॉक्स सेट को थोड़ा समझना ज़रूरी है। यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि पहले इसका बर्थ क्यों हुआ। अब इसका बर्थ क्यों हुआ इसका मैं एक आपको जिस्ट दे सकता हूँ, बट ये बेटर समझ में आएगा जब सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में हम वैदिक लिटरेचर को या वैदिक स्क्रिप्चर्स को एंड इवेंचुअली किस तरीके से एक सोसाइटी डेवलपमेंट हुआ उस चीज़ को समझना शुरू करेंगे। तो होता क्या, क्योंकि पूरा एक ब्राह्मणिकल जो स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाता है सोसाइटी के अंदर, उसकी वजह से 4 डिवीजन हमें पता है एज पर द ऋग्वेदा, 10 मंडल जो पुरुष सुक्ताय हिम है उसके अकॉर्डिंगली 4 डिवीजन होगा बेस्ड ऑन दिस ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्णा के हिसाब से। एंड सबकी अपनी अपनी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। यहाँ तक क्लियर हुआ। सिंस ब्राह्मण्स जो है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वो एक सुप्रीम पोजीशन होल्ड करते हैं। वाई? बिकॉज रिलीजियस पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ये माना जाता है देवर एक्चुअली कंट्रोलिंग द अंडा। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे पास पुरोहित्स का नाम आता है वो आते हैं हमारे पास विश्वामित्र एंड वशिष्ठ। अब पॉइंट यहाँ पे ये होता है कि धीरे धीरे करके समझ आता है कि इनके पास बहुत सुप्रीम पावर होते हैं, एंड बिकॉज दे वो जो पुरोहित होते हैं वो डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं गॉड से, एंड दो दे प्ले अ वेरी क्रूशल एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनी सोसाइटी एंड इन स्टेट। ठीक है। सो सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे क्या, बिकॉज दे वर प्लेइंग सो क्रिटिकल एंड सो इम्पॉर्टेंट रोल, डेफिनेटली इन दैट केस उनकी पोजीशन इंपॉर्टेंट होती है अर्ली वैदिक पीरियड में। लेटर वैदिक पीरियड में क्या होता है, क्योंकि आपके वॉर्स एंड कन्फ्लिक्ट्स बढ़ना शुरू होते हैं तो धीरे धीरे जो वॉरियर क्लास होती है, आई विल गिव यू अ मच मोर डिटेल अबाउट ऑल ऑफ दिस इन सब्सिक्वेंट लेक्चर्स, बट अभी के लिए मैं आपको ब्रीफ बता रहा हूँ। बिकॉज लेटर पीरियड वैदिक पीरियड में क्योंकि वॉर्स एंड कन्फ्लिक्ट ज़्यादा होना शुरू करते हैं, दैट वाज अ रीज़न जो क्षत्रिय क्लास होती है उनकी प्रोमिनेंस बढ़ना शुरू होती है। हुवर क्षत्रियस, क्या क्षत्रियस आज भी एग्जिस्ट करते हैं, कि वो अपने प्रिस्टीन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, क्या उनमें कोई चेंजेस आए, ये जो सारे स्ट्रक्चर डिवीजन होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं हमारे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, आई विल एक्सप्लेन ऑल ऑफ दिस। जितना इंटरकनेक्टेडनेस कनेक्टिविटी पॉसिबल हो सकेगी आई विल गिव यू ऑल। ठीक है। सो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्षत्रियास की बढ़ती जाती है तो अगेन एक पावर स्ट्रगल जो है सोसाइटी में चलता है, प्राइमरी बिटवीन द वैश्य शूद्रास एंड प्राइमरी बिटवीन ब्राह्मण क्षत्रियास एंड वैश्यास। अब वैश्यास कौन होते हैं? बिजनेस कम्युनिटी। क्योंकि लेटर वैदिक पीरियड में एक चीज़ ये भी इंपॉर्टेंट है कि ट्रेड बढ़ना शुरू होता है। हमारे पास एक एविडेंस आते हैं गिल्ड्स के। ठीक है। एंड गिल्ड्स के एविडेंसेस आते हैं जिसका मतलब है मैं अगर करंट पर्सपेक्टिव से बात करूँ या टुडे मतलब अभी के वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो सिंपल सा फिक्की समझ लो एक ऐसी बॉडी की तरह उस पीरियड में भी वैसी कोई बॉडीज एग्जिस्ट करती थी। एंड बिकॉज उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जितने भी
वैश्य कम्युनिटी के लोग थे, बिकॉज उनके पास पैसे थे. सो बिकॉज व्हेन यू हैव वेल्थ, ऑब्वियसली आपकी पोजीशन सोसाइटी में इम्प्रूव होगी. एंड एज अ रिजल्ट जो द्विजास, ये द्विजा कौन होते हैं? डुअल बॉर्न. अब ये जो प्राइमरी फर्स्ट 3 वर्णास होते हैं उनको द्विजा कहा जाता था. अबाउट ऑल ऑफ दिस इन सब्सिक्वेंट लेक्चर्स. ठीक है. सो होता क्या है, तो ये काइंड ऑफ सोशल इनइक्वालिटी को क्रिएट कर रहे थे. सब तीनों बीच में काइंड ऑफ एक कन्फ्लिक्ट चलता था. हु इज़ मोर पावरफुल, हु इज़ मोर सुप्रीम, हु विल कंट्रोल, लाइक अपनी हेजिमनी को कौन दूसरे पे इम्पोज कर पाएगा. तो ये एक बहुत बड़ा कारण था. एंड हमें पता सोसाइटी में इनइक्वालिटी थी, बिकॉज बहुत हद तक जो शूद्रास थे, बहुत हद तक जो चंडाल्स हुआ करते थे, उनको तो ऐसे भी काउंट नहीं करते थे ये. एंड एज अ रिजल्ट होता क्या था, लाइक जितने भी प्रोमिनेंट स्क्रिप्चर्स होते थे, उनको पढ़ने की परमिशन नहीं होती थी. इवन वीमेन को परमिशन बहुत हद तक नहीं हुआ करती थी. अब उसमें क्या वेरिएशंस है, सब्सिक्वेंट लेक्चर्स. ठीक है. सो यहाँ पे क्या होता है कि एक काइंड ऑफ डिवीजन था, और बहुत सारे जो लोअर वर्णा के लोग थे उनको ये परमिशन नहीं हुआ करती थी कि वो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को प्रॉपरली पढ़ सके, उनसे चीज़ों को एक्सट्रैक्ट कर सके. काइंड ऑफ निर्वाणा कह लो, या फिर अब कह लो कि तो ये जो साइकिल है बर्थ और रिबर्थ का, उसको ख़त्म करना, या फिर मोक्ष कह लो, ये चीज़ें पॉसिबल नहीं थी उनके लिए. ठीक है. एटलीस्ट जब तक वो शुद्र है, जब तक वो विमेन है, तब तक तो बिल्कुल अलाउड नहीं है. तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं डिवीजन सोसाइटी में बढ़ना शुरू होता है. एंड इसी बीच में हमारे पास कई सारे, आई वोंट से जस्ट जैनिज्म और बुद्धिज़्म, जो डेफिनेटली बहुत पॉपुलर तो होते ही है, इनके बियॉन्ड भी कई सारे ऐसे सेक्ट्स हैं जो बाहर निकलते हैं, या फिर जो एक अपने आप में एक सेपरेट आइडेंटिटी अपनी क्रिएट करना शुरू करते हैं एज अ ग्रुप, एज अ बैंड ऑफ पीपल, जो इस ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन के बियॉन्ड जाने की कोशिश करते हैं. अब जितने भी प्रोमिनेंट आइडियोलॉजीज़ होती हैं ना, उनमें कुछ चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं. अब इसमें मैं आपको एक बुक सजेस्ट डेफिनेटली करूँगा, जिसका एक लिंक मैं नीचे दूंगा. वो बुक है द उपनिषद. ठीक है. उसकी लिंक मैं आपको नीचे ज़रूर दूंगा. उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, डेफिनेटली मैं उनके इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है वो मैं सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में कवर करूँगा. बट इफ़ यू वांट टू रीड, एक बहुत अच्छी बुक है. आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू कि उसे रीड करना. तो उपनिषद में होता क्या है कि उपनिषद जो एक बुक, बेसिकली जो उपनिषद आइडियोलॉजीज़ है, उनका एक बहुत मेजर इन्फ्लुएंस होता है. इवन ब्राह्मणिज्म में तो है, बट इवन ब्राह्मणिज्म के बियॉन्ड जो ये भी डिफरेंट डिफरेंट सेट्स निकल रहे होते हैं उनसे, एक सेपरेट आइडेंटिटी के तौर पे, उनमें भी किस तरीके से उनकी एक इन्फ्लुएंस होती है उपनिषद की, वो हमें एक्चुअली देखने मिलता है. इफ़ नॉट इन इट्स एब्सोल्यूट सेंस, बट बहुत हद तक अपने अपने आई वुड से कंफर्ट जोन के हिसाब से उन्होंने उस चीज़ को एक्सट्रैक्ट किया होता है, उनको अडेप्ट किया होता है, और उन्हीं पे उन्होंने कहीं ना कहीं उससे कॉन्टीन्यूस इस पर इवॉल्व किया होता है. तो यहाँ तक बेसिक स्ट्रक्चर कंप्लीट है. ठीक है. अब क्वेश्चन आता है नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, कि अगर हमारे पास ये इम्पोर्टेंट इतने थे, तो ये रेलिवेंट क्यों थे? रेलिवेंट इसलिए थे क्योंकि समाज में एक चेंज की रिक्वायरमेंट थी. समाज में एक चेंज रिक्वायरमेंट है. अगर आज मैं बोलता हूँ कि हमारे पास गवर्नमेंट एक्स है, ठीक है, हमारे पास गवर्नमेंट है, वो एक्स गवर्नमेंट है, ABCD जो भी हो, बट ये गवर्नमेंट एक्स जो है वो हमारे सोशल कॉन्ट्रैक्ट को मीट नहीं कर पा रही है. व्हाट इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट? सोशल कॉन्ट्रैक्ट में एक बहुत जेस्ट बताऊँ तो होता है क्या है कि अगर आप जिस समाज में एक इस स्टेट स्ट्रक्चर में, ठीक है, स्टेट अपने आप में बहुत ही लेंदी टॉपिक है, जिसके लिए डेफिनेटली एक लेक्चर की पूरी रिक्वायरमेंट होगी. पर जिस मैं बताऊँ तो स्टेट बेसिकली आपके पास कई सारे अधिकार है, क्योंकि आप जब जन्म लेते हो एज अ ह्यूमन आपके पास कई सारे अधिकार हैं. बट धीरे धीरे जब इस स्टेट का स्ट्रक्चर डेवलप करता है, खासकर जब हम एंशिएंट इंडिया में बात करते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं महाजनपदिक पीरियड्स देखने मिलते हैं. ठीक है. तो होता क्या है, क्योंकि आपका स्टेट का रिक्वायरमेंट कब बनता है? स्टेट रिक्वायरमेंट तब बनता है सोसाइटी कॉम्प्लेक्स होना शुरू होती है. और सोसाइटी कॉम्प्लेक्स होती है कि लोगों के बीच में डिविजन्स क्रिएट होना शुरू करते हैं. तो टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एक स्टेट की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है. अब स्टेट क्या बोलता है कि आप एज एन इंडिविजुअल मुझे अपने कुछ अधिकार दो, या ऑलमोस्ट सारे अधिकार दो, एंड उसके बियॉन्ड मैं आपको कुछ गारंटीज़ देता हूँ. फॉर एग्जांपल मैं आपको ये इंश्योर करता हूँ कि आपके ऊपर किसी तरह का लाइक वॉलेंस नहीं होगा, आप एक पीसफुल लाइफ जी सकते हो, आपको जितना अर्न करना है ऑब्वियसली लीगल वे में जितना अर्न करना है वो आप कर सकते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. बट इन दैट केस मान लेते हैं
जो सोसाइटी जो स्टेट है वो अपने कंडीशंस को मीट नहीं कर पाता है, वो ऐसे फंक्शन नहीं कर पाता है जो कि जनरल विल के अगेंस्ट होता है। फॉर एग्जांपल लार्जर जनता है उसके अगेंस्ट में जाके वो काम करती है, तो उस केस में ये माना जाता है अकॉर्डिंग दिस थ्योरी, कितना ये ट्रू है नहीं है वो एक अलग डिबेट है, कि फिर लोगों के पास ये अधिकार है कि वो वायलेंटली या नॉन वायलेंटली जो स्टेट में जिस भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को या रिप्रेजेंटेटिव है आपका उसको आप हटा सकते हो और एक नए बंदे को बैठा सकते हो जो कि आपके विल के अकॉर्डिंगली काम करेगा। तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो अब मेरा यहाँ पे मेजर रीज़न क्या था इसी को समझाना, कि प्राइमरीली जब हम बात करते हैं, क्योंकि एक आपका मेजर डिवीजन हो रखा था, लोगों के पास कई सारे अपने ग्रीवेंसेस थे, ग्रीवेंसेस मीट नहीं हो पा रहे थे, एंड एज अ रिज़ल्ट हमें एक बेसिकली सोसाइटी को एक रिक्वायरमेंट थी कि चेंज आ सके, एंड वो एक चेंज जो आता है वो आता है श्रामनिक या हेट्रोडॉक्स सेक्ट। अब हेट्रोडॉक्स होमोजन और नॉन हेट्रोडॉक्स क्या होता है, होमोजेनस क्या होता है, इट्स अ वेरी आई वुड से प्रिलिमिनरी टर्म्स। अगर आप बेसिकली इसे सर्च जरूर करना अगर आपको नहीं पता। इन जनरल होता है कि जब एक बहुत सिमिलर चीज़ें होती है तो उसको होमोजेनस कह सकते हैं, डिफरेंशिएट चीज़ें होती है तो हेट्रोडॉक्स कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो इसी वजह से कई सारे आते हैं, उसमें से प्रोमिनेंट सेक्ट्स जो रिलीज होते हैं उसमें आजीविका सेक्ट भी होते हैं, उसमें बुद्धिज़्म भी होता है, उसमें जैनिज़्म भी होता है और कई सारे और भी होते हैं। तो यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब जैनिज़्म की बात करते हैं तो प्राइमरी माना जाता है कि जैनिज़्म जो है वो बुद्धिज़्म से पहले इमर्ज किया था। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है तो कब, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझना कि कब इमर्ज किया था ये नहीं पता, बट ये बात बिल्कुल सच है, जितने हमारे लिटरेरी एविडेंसेस आते हैं आई वुड से उससे ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि कहीं ना कहीं जैनिज़्म जो डेवलप किया था वो डेफिनेटली बहुत पहले किया था इन कंपैरिजन टू बुद्धिज़्म। क्लियर। सेकेंडली, अब ये चीज़ भी समझना ज़रूरी है कि एक बहुत ही जनरल मिसकंसेप्शन होता है कि जैनिज़्म इज इक्वल टू महावीर, बुद्धिज़्म इज इक्वल टू गौतम बुद्धा, ठीक है। वेल ऐसा नहीं है। मैं बुद्धिज़्म में ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा अबाउट गौतम सिद्धार्था। यहाँ मैं आपको वर्धमान महावीर के बारे में आपको बताने की कोशिश करूँगा। अब वर्धमान महावीर जो है ये 24वें तीर्थंकर थे। अब तीर्थंकर कौन होते हैं? तीर्थंकर बेसिकली मान जाते हैं द फोर्ट बिल्डर्स, यानी कि जो ब्रिज बनाते हैं, ठीक है। अब ब्रिज बनाते हैं तो मतलब क्या है, ब्रिज बनाते हैं इसका मतलब है कि देखो यहाँ पे उपनिषदिक आइडियोलॉजी विद रिस्पेक्ट टू मोक्षा एंड ऑब्वियसली प्योरिटी ऑफ हार्ट एंड कई सारे थॉट प्रोसेस हैं। इसमें सिंपल सा आता है कि आपके जीवन में आपको मोक्ष की तरफ ले जाना। यहाँ पे कॉन्सेप्ट है केवल्य, महाकेवल्य, संसार, उस साइकिल ऑफ बर्थ इन मतलब सिंपल में साइकिल ऑफ बर्थ और रिबर्थ को ख़त्म करना, अपनी जीवा को अपने शांत रख के, इनएक्टिव रख के अपने अजीवा को बेसिकली मुक्त करवाना, सॉरी अजीवा को शांत रख के जीवा को मुक्त करवाना इस बंधन से, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिलॉसफी होती है जैनिज़्म की, ठीक। जैन महावीर, वर्धमान महावीर और गौतम बुद्धा दोनों कंटेम्प्रेरी थे, इट इज़ इम्पॉर्टेंट है। शामनिक आइडियोलॉजी क्यों राइज करते मैंने बता दिया था, तीर्थंकर और कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। कितने तीर्थंकर थे? तीर्थंकर बेसिकली 24 हुआ करते थे, ऐसा माना जाता है कि 24 तीर्थंकर हैं, ठीक। और हर एक 24 में जितने भी तीर्थंकर हैं उन सबको एक न एक सिंबल से अटैच किया गया। अब क्वेश्चन आता है सिंबल क्यों दिया गया। एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहले जो हमारे पास तीर्थंकर आते हैं उनका नाम है ऋषभनाथ, उनको सिंबल जो दिया गया है वो है बुल। फिर आते हैं अजीत, सेकंड तीर्थंकर, जिनका सिंबल जो है वो है एलिफेंट। थर्ड है संभावनाथ, उनका जो सिंबल है वो है एक हॉर्स। अभिनंदनाथ, उनका सिंबल है वो एक मंकी। उसी तरीके से कई सारे हमारे पास ऐसे तीर्थंकर हैं। एंड 23वें तीर्थंकर है फॉर एग्जाम्पल पार्श्वनाथ, जिनको दिया गया स्नेक और जिनको रिप्रेजेंट किया जाता है विद स्नेक। एंड 24वें तीर्थंकर है महावीर, जिनको रिप्रेजेंट किया जाता है विद अ वेरी इंपॉर्टेंट आई वुड से सिंबल लायन। अब 24 तीर्थंकर है, अगर आप याद कर सकते तो वेल एंड गुड, नहीं कर सकते तो प्रोमिनेंटली मैं बोलूँगा स्टार्टिंग के 5 एंड के 5 मोर देन इनफ होंगे। सिंबल्स याद रखने की वाली बात है, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन होता है प्रीलिमिनरी एग्जाम्स में एंड इवन मेंस के एग्जाम्स में, और जो भी सब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव को शो करता है, ठीक। लेट मी डिस्कस मोर अबाउट
दिस लेटर, ठीक है, इसी वीडियो लेक्चर में। सो डेफिनेटली हम कवर करने की कोशिश करेंगे। लेट मी गिव यू अ डिस्क्लेमर फर्स्ट। जैनिज़्म अपने आप में एक बहुत बड़ी टॉपिक है। मैं एक मेरे लिए क्या मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए इस आइडियोलॉजी को इट्स एब्सोल्यूट सेंस कंप्लीट करवाना पॉसिबल नहीं है। लेट मी क्लियर दिस थिंग वेरी वेरी वेल। आई विल गिव यू अ जिस्ट ऑफ ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, बिकॉज मैं अगर इसे एक्सप्लेन करने जाऊँगा इट विल टेक 3 4 5 लेक्चर्स, जो बेमतलब का एक लेंदी बात होगी। मैं आपको हर एक वो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स दूंगा जो डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड बुक्स में एंड इम्पॉर्टेंट आई वुड से आइडियाज़ है जो कि जैनिज़्म को समझने के लिए आपको एक बहुत ईजी पाथवे प्रोवाइड करेगा। इसके बियॉन्ड अगर आप ओबियसली हायर स्टडीज़ में आफ्टर मास्टर्स में एग्जांपल बोलूँ पीएचडी के लिए नहीं जा रहे हो, या फिर आप आई वुड से नेट जेआरएफ के लिए नहीं जा रहे हो, तो इतना आपके लिए सफिशेंट होगा। डेफिनेटली अगर नेट जेआरएफ के बियॉन्ड अगर जाने की कोशिश कर रहे हो तो इन दैट केस आपको थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा। दैट इज़ वेरी मच क्लियर। बट विद रिस्पेक्ट टू यूपीएससी स्टेट पीसीएस अगर ऑप्शनल भी है तो आपको यहाँ पे मोर देन 70-80% कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। कमिंग टू द पॉइंट, now let me discuss more about the founder of this I would say फाउंडर ऑफ जैनिज़्म। लाइक मैंने आपको बोला कि जैनिज़्म में 24 तीर्थंकर थे और फाउंडर मैं वर्धमान महावीर को बोल रहा हूँ। तो ये क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे क्या है, लेट मी क्लियर दिस पॉइंट फर्स्ट। 24 तीर्थंकर थे, 23 तीर्थंकर तक अबाउट नेमिनाथ तक एंड पार्श्वनाथ तक यू विल फाइंड कि सब ने अपने 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 कुछ ना कुछ आइडियाज़ एंड टीचिंग्स को प्रोवाइड करा है। And slowly and gradually what we have realized is, or what historians found is, कि जो 23 तीर्थंकर थे उनकी जितने भी टीचिंग्स थे, वर्धमान महावीर ने क्या किया, उन 23 जो तीर्थंकर थे उन सब के आइडियाज़ एंड टीचिंग्स को समेटा और उसे इकट्ठा करके कंपाइल करा और फिर अपने भी कुछ व्यू पॉइंट्स दिए एंड एज अ रिज़ल्ट एक नया थॉट प्रोसेस को डेवलप करने की कोशिश करी एंड उसे एक डॉक्ट्रिन के फॉर्मेट में दिया। और वो जो डॉक्ट्रिन जो जो लोग भी फॉलो करते हैं और जितने भी लोग उस डॉक्ट्रिन को फॉलो करते हैं वर्धमान महावीर ने दी थी, उसे हम जैनिज्म के तौर पे देखते हैं। क्लियर? तो क्वेश्चन आता है जैनिज्म क्या होता है? तो जैनिज्म जो भी उस डॉक्ट्रिन को फॉलो करते थे वर्धमान महावीर ने कंपाइलेशन बनाया था, दोज वर कॉल्ड एज जैन। दिस डॉक्ट्रिन इज कॉल्ड जैनिज्म। दिस इज्म यार इसको बेसिकली डॉक्ट्रिन से जोड़ा जाता है, ठीक है। जब भी इज्म हो तो उसका मतलब होता है डॉक्ट्रिन से जुड़ा हुआ है। जीना क्या होते हैं? जीना और जैना, जैना बेसिकली फॉलोअर होते हैं जीना के। अब जीना कौन होते हैं? जीना बेसिकली वो होते हैं जो अपने आप के ऊपर उन्होंने जीत हासिल की होती है। और यहाँ पे पता है महावीर वो होते हैं जिन्होंने अपने आप के ऊपर जीत हासिल करी थी एंड दैट इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट। about founder of this Jainism, this is वर्धमान महावीरा। वर्धमान महावीर के बारे में बात करें तो इनका जन्म जैसे मैंने बताया वर्धमान था। इनका जन्म आराम से इसे सुने और नोट्स बनाए ज़रूर। तो ये ओरिजिनल इनका जो नाम था वो वर्धमान था। इनका जन्म 540 बीसी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था कुंडल ग्राम वैशाली में। ये बिंबिसार के कंटेम्प्रेरी थे। हु वाज बिंबिसार? बिंबिसार बेसिकली वाज अ मगधन रूलर, ठीक है। एंड इनका जो क्लैन था वो नत्रिका क्लैन था। अभी नत्रिका क्लैन क्या था? नत्रिका क्लैन वाज वन अमंग द जनपदी आई वुड से स्टेट, उसके अंदर नत्रिका क्लैन आता था, ठीक है। एंड ये एक क्षत्रिय थे एंड साथ ही साथ एक शैवाइट भी थे। शैवाइट डेफिनेटली यानी कि एक एक्सपीरियंस में माना जाता है या फिर एविडेंसेस माना जाता है कि भगवान शिव की वर्शिप करते थे, पूजा करते थे, आराधना करते थे। तब तक मतलब पहले के तौर पे इनकी जो क्लैन थी वो भी शैवाइट हुआ करती थी। इनके जो फादर थे इनका नाम था सिद्धार्थ जो कि इस नत्रिका क्लैन के हेड थे, सुप्रीम थे। इनकी माँ का नाम था त्रिशला जो कि एक लिच्छवी प्रिंसेस थी और चेतक की बहन थी। अभी चेतक कौन थे? चेतक बेसिकली लिच्छवी राजा थे। लिच्छवीज भी अगेन एक आपकी आई वुड से गना संघ के पार्ट हुआ करते थे। गना संघ बेसिकली रिपब्लिक का ही कॉन्सेप्ट, और ये एक रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट है
जो जायसवाल जैसे जो प्रोमिनेंट स्कॉलर्स है, नेशनलिस्ट स्कॉलर्स कहना सही रहेगा, वो कहते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन है जो आज भी ये प्रूव करता है कि इंडिया वॉज born among दोज कंट्रीज जिनका इवन एंशियंट वर्ल्ड में भी, इवन एंशियंट वर्ल्ड में भी हमारे पास कॉन्सेप्ट्स लाइक रिपब्लिक, कॉन्सेप्ट्स लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, पार्लियामेंट्री कॉन्सेप्ट ऑल्दो एग्जैजरेटेड है डेफिनेटली, बट कहीं ना कहीं इस चीज़ को ज़रूर शो करता है इन कंपैरिजन टू द वेस्टर्न स्कॉलर्स जो इंडियन हिस्ट्री को बहुत हद तक नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। स्कॉलर्स लाइक जायसवाल वो इस चीज़ को बिल्कुल शो करते हैं कि येस वी हैड समथिंग जो कम से कम आपके पास नहीं था एंड हमारे पास था, और वो कॉन्सेप्ट था रिपब्लिक का। सो इट्स अ मैटर ऑफ अ ग्रेट प्राइड। ठीक है, सो ये चीज़ था कि वाइफ यशोदा थी, इम्पोर्टेंट वाइफ कौन थी, वाइफ यशोदा थी, वो एक कोशलन प्रिंसेस थी। नाउ लेट मी गिव यू अनदर इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग। 16 महाजनपद है, हम सबको पता है। 16 महाजनपद के नाम और उनकी कैपिटल एक बहुत ही आई वुड से चाइल्डिश चीज़ है। अगर मैं उसे पढ़ाऊँगा इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, जो मैं नहीं करना चाहता। आपको आराम से उसके नोट्स मिल जाएंगे अवेलेबल ऑनलाइन, उससे जाओ और उसे समझो, उसके मैप को देखो आराम से। मैप मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। बट द पॉइंट इज़ कि मैं उसे पढ़ा के आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। सो जस्ट गो एंड रीड, सो कौन कहाँ पे कैसे, यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। बट अबाउट दिस महाजनपद, अबाउट द एक्सप्लेनेशन डेफिनेटली मैं आपको वो प्रोवाइड करूँगा। सो वाइफ यशोदा, कोशलन प्रिंसेस। सो इनकी जो बेटी होती है वर्धमान की, उनका नाम होता है प्रियदर्शिका, और उनकी शादी कराई जाती है जमाली से। ये जमाली जो होते हैं ये पहले डिसाइपल बनते हैं महावीर के। महावीर ने अपना घर को छोड़ा होता है एट द एज ऑफ 30, और इन्होंने अर्ध मगधी में अपनी पढ़ाई को करा होता है। मखाली गोशा से इनकी मुलाकात होती है इस दौरान, जो कि आजीविका सेट के फाउंडर थे। आजीविका सेट में कमजोरी ये थी, इनका मानना था कि जो भी कुछ है वो बेसिकली एवरीथिंग इज़ प्री डिसाइडेड, यानी कि सब कुछ आपके नियतिवाद में भरोसा है। यानी कि अगर आप अभी बात भी कर रहे हो या आप मेरे वीडियो लेक्चर्स को देख रहे हो, तो वो भी ये नियति में ऑलरेडी डिसाइडेड है। आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप बेसिकली उस एक्शन को बस परफॉर्म कर रहे हो जो कि ऑलरेडी डिसाइडेड है, प्री डिसाइडेड है। सो ये चीज़ें थी जो ऑब्वियसली वर्धमान महावीर को ये चीज़ें समझ में आई नहीं। उनकी डिबेट्स भी हुई मखली गोशा के साथ, एंड इवेंचुअली मखाली गोशा को वो छोड़ के चले जाते हैं। 36 साल की जब उम्र होती है उनकी, तो वो गोशर को छोड़ देते हैं। अपने सारे वस्त्रों को वो त्याग देते हैं और एक नेकेड मॉन्क की तरह वो इधर उधर अपने वैंडर करते हैं। 42 की एज में वो वैशाली के पास ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रिजुपालिका अंडर अ साल ट्री वो कैवलिया की प्राप्ति करते हैं। व्हाट इज़ अ कैवलिया? कैवलिया एक बेसिकली अगेन एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यानी कि जब एक इंसान या एक इंसान जो मेडिटेट कर रहा होता है एंड वो अपने आप के ऊपर कंट्रोल कर लेता है, अपने आप के ऊपर वो जीत हासिल कर लेता है, उसे कैवलिया कहते हैं। अब कैवलिया है क्योंकि महावीर ने इसे किया था, एज अ रिजल्ट उनको कैवलिन सोल की तरह भी कहा गया था। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इनके कई सारे डिसाइपल्स थे, क्योंकि इसी बीच में ऑब्वियसली बात है इन्होंने इतनी बड़ी एक मुकाम हासिल करी, तो कई सारे लोग थे जो इनके शिष्य बनने में उत्सुक थे, और एज अ रिजल्ट कई सारे होते हैं, मोर देन 11, आई वुड से मोर देन 10, अप्रॉक्सीमेट 11 गंधार्स थे, वो गंधार्स। तो गंधार्स होते हैं जो डायरेक्ट डिसाइपल्स थे, ठीक है। उनको इन्होंने बोला था कि ये आपकी जिम्मेदारी होती कि आप सब जगह जाए और जो हमारे आइडियाज़ हैं उनको लोगों तक फैलाएं। बट आखिर में सिर्फ एक कंधार जो बचते हैं, जो कि बहुत करीबी माने जाते हैं महावीर के, वो थे आर्य सुधाम या आर्य सुधर्मा। 72 साल की उम्र में मल्ला महाजनपद में इन्होंने एट इन पावापुरी इन्होंने संथार किया। अब संथार क्या होता है? संथार बेसिकली होता है फास्ट अनटू डेथ, ठीक है। यानी कि जैनिज़्म माना जाता है, इवन आज भी बहुत से पॉपुलर आई वुड से एक बहुत ही पॉपुलर इवेंट माना जाता है जब कोई भी एक जैना संथार करता है। संथार का एक बेसिक फिलॉसफी होता है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ओल्ड एज या ऐसा हो जाए जहाँ पे आप मे बी दूसरे पर डिपेंडेंट हो रहे हो, या फिर आपकी बहुत ओल्ड एज हो गई है, एंड इन दोज कंडीशंस आप क्या करते हो? आप संथार करते हो। संथार क्या होता है? आप तब तक भूखे रहते हो जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती। इट्स फास्ट अनटू दैट, ठीक है। एंड व्हेन यू एंड इट इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट वे
to end the cycle of birth and the rebirth, and that is something important. क्योंकि इस संथार के इशू के ऊपर इवन सुप्रीम कोर्ट का एक केस भी आया था, निखिल सोनी केस 2014, जहाँ पे ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इवन this is an important practice but this is not an essential religious practice, and even if someone wants to follow it, अगर कोई किस चीज़ को करना चाहता है, the court will not restrict, nobody will restrict that person, but certainly तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि कभी भी कोई उसे फोर्स नहीं करेगा किसी इंसान को संथार करने के लिए, बिकॉज अदरवाइज इट वुड बी कंसिडर्ड एज काइंड ऑफ अ मर्डर और अ काइंड ऑफ अ सुसाइड. ऐसा नहीं होना चाहिए. सेकेंडली, आपके विल के हिसाब से होना चाहिए जो भी इंसान कर रहा है. थर्ड, आपको एक जैन कम्युनिटी की कमेटी की परमिशन के बाद एटलीस्ट इसे करना चाहिए. तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि इस संथार को लेके हुआ था, एंड इवेंचुअली माना था कि इट्स नॉट एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस बट इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस, दो आज भी इसे कंटिन्यू करा जाता है. ठीक है. सो एज आई मैंशन, संथार किया इन्होंने मल्ला महाजनपद में. इनकी बॉडी को क्रीमेट किया गया एंड उसे उसके बाद सेलिब्रेट किया गया उस दिन को एज अ लैम्प फेस्टिवल के तौर पे. नाउ आफ्टर एक्सप्लेनिंग ऑल अबाउट what is Jina or Jainism and about the founder, the next important topic is who are Jina और कैवले और अरहत और अरिहंत. तो हमें पता है ये सारे जो नेम्स है वो बेसिकली काइंड ऑफ सिनोनिम की तरह हम देख सकते हैं. तो यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है समझना. जैनिज़्म में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है समझना कि जैनिज़्म में हर एक जो प्रोमिनेंट आई वुड से सोल होता है वो जो भी प्रोमिनेंट सोल होते हैं वो तीर्थंकर हमेशा नहीं होंगे. तीर्थंकर कौन होते हैं? तीर्थंकर बेसिकली वो जीना होते हैं जिसने या जिन्होंने ये माना होता है कि वो उनकी जिम्मेदारी है कि वो दूसरों की मदद करेंगे उस निर्वाणा को अचीव करने में, उस निर्वाणा को अटेन करने में, तो वो तीर्थंकर होंगे. ठीक है. बट कुछ ऐसे भी जीनास हैं, कुछ ऐसे भी सोल्स हैं जिनका मानना है कि मुझे अपने कंसर्न से ज़्यादा मैटर है, तो वो कॉल्ड एज नॉर्थ तीर्थंकर, यानी कि वो दूसरों के सैल्वेशन से कंसर्न नहीं रखते थे, वो मोर कंसर्न विद देयर ओन सैल्वेशन. ठीक है. तो इस तरीके से हम बेसिकली देखते हैं चाहे वो तीर्थंकर हो या नॉर्थ तीर्थंकर हो, वो इवेंचुअली कहाँ पहुँचते हैं? वो इवेंचुअली पहुँचते हैं सिद्धा, एंड सिद्धा उनका मेजर ऑब्जेक्टिव होता है एज द लास्ट स्टेज ऑफ बेसिकली बिफोर अचीविंग संथारा, बिफोर परफॉर्मिंग संथारा. सिद्धा एक लास्ट स्टेज होता है एंड उसके बाद वो संथार करते हैं, माँ का विलीन करते हैं, एंड एज अ रिजल्ट उनका जो सोल होता है, उनकी जो बॉडी होती है वो अलग हो जाती है. उनकी जो सोल होती है, जीवा होती है, वो उस बंध से आज़ाद हो जाती है एंड बिकम फॉर्मलेस, बिकॉज इट्स अ फॉर्मलेस थिंग. सो वो अपने आप में उस बंध से आज़ाद हो जाती है. नाउ द अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आज के लिए हमारा लास्ट टॉपिक होगा, द कॉन्सेप्शन ऑफ टाइम. कॉन्सेप्शन ऑफ टाइम है कि किस तरीके से इस टाइम जो आइडिया ऑफ टाइम है उसको समझते थे या उसको समझा जाता है इन जैनिज़्म. दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, दो इम्पॉर्टेंट इसमें टर्म्स है, उत्सर्पिनी एंड अवसर्पिनी. व्हाट इज उत्सर्पिनी? उत्सर्पिनी होता है बेसिकली प्रोग्रेसिव जो ये स्टेज होता है जिस टाइम पे एक आपका बूम स्टेज मान के चलो जब चल रहा होता है, जब आपके समाज में डिक्लाइनिंग फेज होता है उसको हम कहते हैं अवसर्पिनी, रेग्रेसिव. ठीक है. ये आधा जब होता है तो ये हाफ साइकिल है. जब ये आधा और आधा पूरा कंप्लीट होता है तो वो एक पूरा साइकिल कंप्लीट करता है. ये ऐसे ही वो चलता जाता है ज़िंदगी, मतलब ये एक एंडलेस प्रोसेस है. इट विल कीप ऑन गोइंग, कीप ऑन गोइंग, कीप ऑन गोइंग. ठीक है. हर एक हाफ साइकिल में आपके 63 शलक पुरुष होंगे. हु वर शलक पुरुष? दे वर द ग्रेट हीरोज. ग्रेट हीरोज हर एक आपके हाफ साइकिल में 63 ग्रेट हीरोज होंगे जिनको शलक पुरुष कहा जाता है. शलक पुरुष के साथ साथ हमें वहाँ पे 24 तीर्थंकर देखने मिलेंगे और 12 चक्रवर्ती देखने मिलेंगे. और ये एक हाफ साइकिल का पार्ट है, यानी कि पूरे कंप्लीट साइकिल में 63 + 63 शलक पुरुष, 24 + 24 तीर्थंकरा एंड 12 + 12 चक्रवर्ती. तो ये हमें देखने को मिलेंगे. नाउ
तो ये आज के लिए हमारे लास्ट टॉपिक है। रीज़न बिंग, इसके बियॉन्ड में जाता हूँ तो वो एक लंबा वीडियो लेक्चर बन जाएगा जो आपके लिए भी डिफ़िकल्ट है। एंड माय ऑब्जेक्टिव इज़ नॉट टू प्रोवाइड यू द एंटायर लेक्चर इन वन स्ट्रेच, बिकॉज वो मेरे लिए भी डिफ़िकल्ट होगा टू कंटिन्यू एंड टू प्रोवाइड यू द कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग और कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस, एंड अदरवाइज़ मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता इस चीज़ में। सो डेफिनेटली ये आज के लिए हमारा लास्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम शुरुआत करेंगे वो डेफिनेटली हम तीर्थंकर एंड अबाउट तीर्थंकर्स एंड उनके उत्सर्ग पोस्चर एंड बियॉन्ड अलग टॉपिक्स की बात करेंगे। जैना टीचिंग्स के बारे में बात करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ बंध के बारे में बात करेंगे, कैवल्य महाकैवल्य के बारे में बात करेंगे, फिर उस बंध से कैसे आज़ादी मिलती है उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम अलग अलग उनके व्यू पॉइंट, जैसे अनेकांतवाद, स्यायवाद क्या होता है, कॉन्सेप्शन ऑफ क्रिएशन क्या होता है, एंड यापन्यास क्या होते हैं, जैना सेक्ट्स के बारे में, जैना कॉनिकल लिटरेचर्स के बारे में। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर, आज के लेक्चर के लिए। सो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट दूंगा, अगर आपके पास वो बुक लिस्ट होंगी तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होंगी सो लेट मी गिव यू दिस डिस्क्लेमर फर्स्ट कि आपको वीडियो लेक्चर से 70% के अप्रॉक्सीमेट या उसके बियॉन्ड में बोल दो 70 to 75% जो है आपको नॉलेज मैं प्रोवाइड कर दूंगा थ्योरी बेसिस पे। आई विल ट्राई कि आपको जितना ज़्यादा फैक्चुअल है इन्फॉर्मेशन वो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, बट द पॉइंट इज़ इसके बियॉन्ड अगर 25 to ऑब्वियसली 30% जो भी आपके कंटेंट की रिक्वायरमेंट है उससे कंप्लीट करने के लिए आपको बुक्स की हेल्प लगेगी, ठीक है। एंड जो मैं आपको बुक लिस्ट दे रहा हूँ वो बहुत अच्छी एंड आई वुड से वेल रिसर्च बुक लिस्ट है, तो डेफिनेटली उसे लिंक से आप जाके परचेज़ कर सकते हैं। मैं उस लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एंड इसके बियॉन्ड कोई भी आपकी क्वेरी होगी तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ इस वीडियो लेक्चर को जितने लोगों से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हो बिल्कुल शेयर करिए, लाइक्स ज़रूर करिए, कमेंट ज़रूर करिए, एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए सो दैट कि जो भी वीडियो लेक्चर्स नेक्स्ट हम मैं अपलोड करूँगा उसकी आपको नोटिफिकेशन टाइम मिल सके। एंड टिल देन पढ़ते रहिए एंड